सखी सहेली कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मन्नो बहुरिया और रजो मौसी का नमस्कार। नमस्कार रजो मौसी, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। ये क्या बहुत हड़बड़ में, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस भागते हुए। नहीं बिटिया, थोड़ी सी भागा दौड़ी तो जीवन में मुझे लगता है सबके रहती है। कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है जिसमें ऐसा लगता है जैसे एक साथ बहुत सारे काम आ गए हैं और हर काम में आप पिछड़ते से जा रहे हैं। मतलब कि समय ज्यादा लग गया तो आप दूसरे काम के लिए थोड़ा सा अटक गए। तो कभी कभी तो होता है ऐसा। बिल्कुल, हर किसी के साथ होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन ये कहना चाहिए श्रोताओं का प्यार है कि हम कैसी भी स्थितियों में हो भाग दौड़ कर आ ही जाते हैं उनसे जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जुड़ने की जहाँ तक बात है तो आज हम जो है सखी सहेली में लेकर आए हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो है, उनकी जयंती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि हमारे श्रोताओं ने भी काफी कुछ लिख भेजा है उनके बारे में। वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे और संगीत से जुड़े हुए क्षेत्र से थे वो। और भी विषय है ना? हाँ बिल्कुल, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, और आज तो कथा सुधा का भी दिन है ना? हाँ बिल्कुल सही बात। और कथा सुधा में आज हम सुनवाएंगे बूढ़ी काकी का जो है दूसरा भाग है। प्रेमचंद जी की कहानी है, सभी जानते हैं। और बुआ जी, जैसे बरसात शुरू हो चुकी है और चेहरे के साथ साथ हमको पैरों का भी विशेष जो है ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो उस पर भी हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे जानकारी लिख भेजी है इस बारे में। बिल्कुल, साफ सुथरा रखें पैरों को। बिल्कुल, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत एक गीत से। अरे वाह, क्या बात है। ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। घर में गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। किसी का हो बैठा ये धड़क धड़क कर समझाए। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। जब हो खालिश सी पहलू में समझो प्यार ने काम किया। ऐसे प्यार को क्या कहिए कि जिसने भी आराम किया। कोई बता दे दिल है जहाँ क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। तो
जैसा कि विषय ही है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी, यानी देश के कूटनीतिक संबंधों को वैश्विक पटल पर भारतीय हितों के साथ आगे बढ़ाने में जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की कहना चाहिए महत्वपूर्ण भूमिका है। और आईएफएस में महिलाओं की जो भागीदारी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस सेवा में महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल। और कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये जो हर साल हम मनाना शुरू किए हैं 24 जून को, उसकी स्थापना जो है वो 20 जून 2022 को ही संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा की गई थी, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि पुरुषों के साथ समान स्तर पर और निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सतत विकास, शांति और लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। और कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया को महिला राजनयिकों के काम को पहचानने और उनकी सराहना करने का अवसर देता है। बिल्कुल सही बात। और वहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रज्जो मौसी की कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो भाई इतनी कहना चाहिए नारी के बारे में इन्होंने जो बात लिखी है बिल्कुल सही है। और 2024 की जो थीम है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है, ये समावेश को प्रेरित करें। इसका मतलब ये है कि जब हम सभी अलग अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं की सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं कि जैसे वो कहाँ से आती हैं, उनके पास कितना पैसा है या राजनीति के बारे में उनकी मान्यताएं क्या है, तो दुनिया में सभी के लिए बेहतर हो जाती है कि जब महिलाओं को लगता है कि वे संबंधित हैं, वे महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सम्मान दिया गया है, उन्हें कहना चाहिए बराबरी का दर्जा जो है वो दिया गया है, तो वो अधिक मजबूत और सशक्त महसूस करती हैं। बिल्कुल। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि देश के कूटनीतिक संबंधों को वैश्विक पटल पर भारतीय हितों के साथ साथ बढ़ाने में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आईएफएस में महिलाओं की भागीदारी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस सेवा में महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसमें भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारियों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता वगैरह जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। बिल्कुल सही बात। और इसीलिए हमारे श्रोता ने कुछ पंक्तियां भी लिख भेजी हैं कि कूटनीति के क्षेत्र में नारी की पहचान, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर करते हैं हम सम्मान, हर निर्णय में उनका होता है योगदान, शांति और सुरक्षा का रखती वे ध्यान, साहस और संकल्प से बदले वे जहां, नेतृत्व में उनकी चमकता है मान, चुनौतियों को पार कर बढ़े आगे महान, दुनिया की नीतियों में हो उनका विधान। क्या बात है ना। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। बिल्कुल। और जो उनके साहस और की बात की है इन्होंने इन पंक्तियों में, साहस की बात करें या संकल्प की बात करें, वाकई वैसे तो बड़ाई नहीं करनी चाहिए अपने आप की, हालांकि हर के अंदर साहस होता है, लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं महिलाओं की तो कई बार ऐसा भी हुआ है ना मौसी की, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए या जो समाज के द्वारा उन्हें मिलना चाहिए कई बार नहीं मिल पाता। और शायद इसीलिए ये सारी चीजें जो होती हैं वो दिवस इस तरह का मनाया जा रहा है उनके सम्मान के लिए, कि लोगों का जो है रुझान या वो समझ सकें कि कितना महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल। और देखो ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ ने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान किया। शांति और स्वतंत्रता के लिए महिला अंतर्राष्ट्रीय लीग जैसे संगठनों के माध्यम से महिलाओं ने लैंगिक समानता की वकालत की और लीग की नीतियों को प्रभावित किया। पुरुष प्रधान संस्थानों से प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद इन महिलाओं ने लीग के एजेंडे को आकार देने और शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या बात है, कितनी महान, मतलब कहना चाहिए कि क्या क्या नहीं किया है महिलाओं ने। मतलब सिर्फ घर गृहस्थी की बात नहीं, युद्ध क्षेत्र की भी बात है तो वो हमेशा वो आगे रही। और वैसे तो झांसी की रानी और भी बहुत, सरोजिनी नायडू अगर हम बात करें, बहुत सी नेताएं हैं जो, या स्वतंत्रता सेनानी
सेनानी जो रहे हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है, भारत को आज़ाद करने में भी दिया है। वही हमारे एक श्रोता हैं मौसी जी, वो लिख रहे हैं कि राजनीति के साथ कूटनीति के बिना किसी का इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाना असंभव तो नहीं, लेकिन हमारे देश की उन महान हस्तियों को याद करते हैं, हम गर्व करते हैं। और उन्होंने लिखा हुआ है कि जो अपनी सोच से उस समय दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को दिखा दिया कि महिला भी सामर्थ्यवान है, वह भी कूटनीति और राजनीति में पुरुषों को पीछे छोड़ सकती है। कुछ निर्णय जो उस समय उनके लिए दुखदायी बने, इसमें वे स्वयं जिम्मेदार थीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि उनके विचारों और विश्व पटल पर भारतीय समाज को जो सम्मानित स्थान दिलाते हैं, उन्होंने नाम कमाया। हमेशा उनकी बात अगर करें, हमेशा याद आती रहेंगी। आज इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सभी को बधाई। तो भैया आपको भी बधाई। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विच इज IDWID की स्थापना पिछले साल ही संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA, पिछले साल नहीं, ये 2022 में था, और के 76वें सत्र में की गई थी, जो 14 सितंबर 2021 को शुरू हुआ और 13 सितंबर 2022 को समाप्त हुआ। UNGA ने 20 जून 2022 को, सही लिखा इन्होंने, प्रस्ताव पारित किया। इसने माना कि 2030 SDG लक्ष्य के हिस्से के रूप में कूटनीति में महिलाओं के योगदान को उजागर करते हुए निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से UNGA ने 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। मतलब महिलाएं जो कुछ कर पाती हैं, करती हैं, उसके लिए फिर दिवस भी घोषित करना पड़ जाता है। तो ये अच्छी बात है। चलिए, कम से कम लोगों ने मतलब सराहना की से एक्नॉलेज किया गया। तो एक गीत की ओर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो लगेगा हम सिर्फ बातें कर रहे हैं।
तो भाई संदेश पढ़ने में हम लोग बहुत व्यस्त हो गए थे ना। बिल्कुल, और मौसम भी ऐसा है ना, वाकई दिल बेकरार सा हो ही जाता है कि अगर बारिश हो रही है और बारिश से हम जब हरियाली चारों प्रवेश तरफ करते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, तो वाकई मन तो बड़ा खुश हो जाता है। तो अभी हम जो है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, जिनकी आज जयंती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं मौसी जी। बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें उनकी तरफ से भी मिलता है जो हम शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो भाई आप पहले श्रोताओं के ही संदेश पढ़ लें जो वो उन्होंने हमें लिखकर भेजा है, कहाँ से वो भी सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। एक जो एक श्रोता है वो लिखती हैं कि ओंकारनाथ ठाकुर ने वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत के आचार्य पद की गरिमा में वृद्धि की। वे तत्कालीन संगीत परिदृश्य के सबसे आकर्षक व्यक्तित्व थे। 50 और 60 के दशक में पंडित जी की महफिलों का जलवा पूरे देश के मंचों पर छाया रहा। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की गायकी में रंजकता का समावेश तो था ही, वे शास्त्र के अलावा भी अपनी गायकी में ऐसे रंग उड़ेलते थे कि एक सामान्य श्रोता भी उनकी कलाकारी का मुरीद हो जाता। उनका गाया वंदे मातरम या मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाइयो सुनने पर एक रूहानी अनुभूति होती है। क्या बात है। तो हम बता दें कि जो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी हैं वो एक भारतीय संगीत शिक्षक, संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, और जिनका जो जन्म है वो बड़ोदरा रियासत या वर्तमान के समय में गुजरात के आनंद जिले में खंभात से 5 किलोमीटर दूर है। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। और उनका जो जन्म हुआ था 24 जून 1897 को हुआ था। और वे जहाज नामक गांव में गरीब सैन्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके दादा महाशंकर ठाकुर ने 1857 के भारतीय विद्रोह में नाना साहब पेशवा के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता गौरी शंकर ठाकुर भी सेना में थे, जो बड़ौदा की महारानी जमुनाबाई द्वारा नियोजित थे, जहां उन्होंने 200 घुड़सवारों की कमान संभाली थी। 1900 में परिवार भरूच चला गया। हालांकि जल्दी परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पिता ने सेना छोड़ दी और एक सन्यासी बन गए, और वो अपनी पत्नी को घर चलाने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। इस प्रकार 5 साल की उम्र से ठाकुर ने मीलों, रामलीला मंडली और यहाँ तक कि घरेलू मदद के रूप में विभिन्न अजीब काम, मतलब अलग अलग तरह के काम में करना शुरू किया जब वो 14 वर्ष के थे। और उनके गायन से प्रभावित होकर ठाकुर और उनके छोटे भाई रमेश चंद्र को एक धनी पारसी परोपकारी शाहपुर जो डूंगा जी थे, उन्होंने 1909 में बंबई के एक संगीत विद्यालय गंधर्व महाविद्यालय में शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर के अधीन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए प्रायोजित किया, उन्हें भेजा। और वो जल्द ही जो ग्वालियर घराने की शैली में एक गायक बन गए और अपने गुरु और अन्य संगीतकारों के साथ संगत करने लगे। बाद में अपने करियर में उन्होंने अपनी अलग शैली विकसित की और 1918 में अपने संगीत कार्यक्रम की शुरुआत की, और 1931 में अपने गुरु की मृत्यु के बाद जो है उन्होंने अपना प्रशिक्षण जो है वो जारी रखा। बहुत सुंदर। और एक श्रोता ने भी बहुत अच्छी जानकारी लिखकर भेजी है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी, पंडित जी अपनी मात्र एक रचना से जनसमूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बासु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग किया था। इसके अलावा 1933 जब वे इटली की यात्रा पर थे, उन्हें ज्ञात हुआ कि वहां के शासक मुसोलिनी को पिछले 6 मास से नींद नहीं आई है। पंडित जी मुसोलिनी से मिले और उनके गायन से उसे तत्काल नींद आ गई। उनके संगीत में ऐसा जादू था कि आम को लेकर खास व्यक्ति भी संबोधित हुए बिना नहीं रह सकता था। क्या बात है। तो चलिए हम भी संगीत की ओर बढ़ते हैं। मौसी सुनते हैं प्यारा सा संगीत? सुनते हैं, बिल्कुल। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में
राधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी डोलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम छनना छूम छूम छनना, क्रांता 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सागरे मग पम द पानी द सा नि सा रे सा नि द पम प द नि सा रे सा नि द पम प ग म द प ग म रे सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा 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 नि द पम प द प ग म रे सा नि रे सा सा द ग म सा द नि द सा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे। ओधे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर धीर, तुम तिरिकड़ता धाने नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना।
वाह क्या बात है, पूरा ऐसा संगीत सुन स्टूडियो के मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल झंकृत हो गया, हो गया। और बुआ जी ये क्लासिकल संगीत या शास्त्रीय बुआ जी संगीत, आज नहीं अरे है। हाँ मौसी जी वैसे हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि भाई आखिरी आखिरी तक तो बुआ जी थी, फिर मौसी जी आ गई। वैसे आज मेरा ही दिन था, आज मौसी जी को, बुआ जी को नहीं होना था, लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को खबर हो जाती है। कोई बात नहीं। तो हाँ, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ नहीं मौसी जी, मैं ये कह रही थी कि शास्त्रीय संगीत की बात ही अलग होती है, और ये कहते हैं ना कि संगीत से जो मन होता है वो आत्मा में, मतलब भगवान में विलीन हो जाता है। ये कहें कि आत्मा बड़ी प्रसन्न हो जाती है, अंतरात्मा तक हम पता नहीं, शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, आत्मसात जैसे कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो जो है संगीत का जो जादू है, कहना चाहिए शायद यही है। बिल्कुल। एक श्रोता ने बहुत खूबसूरत सा संदेश लिखकर भेजा और काफी डिटेल में भेजा है कि ओमकार नाथ ठाकुर को 1916 में पलुस्कर के गंधर्व महाविद्यालय की लाहौर शाखा का प्राचार्य बनाया गया था। यहाँ वे अली बख्श और काले खान, जो बड़े गुलाम अली खान के चाचा थे, जैसे पटियाला घराने के गायकों से परिचित हुए। और 1919 में वो भरूच लौट आए और अपना स्वयं का संगीत विद्यालय गंधर्व निकेतन शुरू किया। 1920 के दशक के दौरान ठाकुर ने स्थानीय स्तर पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के लिए काम किया, क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भरूच जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। देशभक्ति गीत वंदे मातरम के उनके प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की एक नियमित विशेषता थी। ठाकुर ने 1933 में यूरोप का दौरा किया और यूरोप में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय संगीतकारों में से एक बन गए। क्या बात है। और वाकई बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे श्रोता भेज रहे हैं। लेकिन मौसी जी, अभी कार्यक्रम में एक वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। तो मौसी जी बता रही थी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी के बारे में, और हमारे श्रोता जो है वो लिख भेजे हैं कि उनकी किताब ग्रेट मास्टर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक में पंडित ओंकार नाथ का बड़ा जिक्र है। उसी में महात्मा गांधी से जुड़ा ये वाकया दर्ज हुआ है। और महात्मा गांधी से पंडित जी का वास्ता यूं बना कि पैदाइश उनकी बापू के गुजरात में ही जहाज कस्बे में हुई थी साल 1897 24 जून को, और ऐसा वो लिख रहे हैं। और उन्होंने आगे भी लिखा है, एक श्रोता लिख भेज रहे हैं कि एक भारतीय संगीत शिक्षक, संगीतज्ञ और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। ग्वालियर घराने के शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य वे गंधर्व महाविद्यालय लाहौर के प्राचार्य बने। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत संकाय के पहले डीन बने। उन्होंने संगीतांजलि खंड 1 से 6 तक की पुस्तक भी लिखी है, और ये पुस्तक लिखी है उन्होंने, ये लिखा है। और भी बहुत सारी बातें हमारे श्रोता ने लिख भेजी है मौसी जी। हाँ, एक छोटा सा संदेश ये भी है। छोटा सा नहीं, बहुत से बड़े संदेश का एक हिस्सा है जो रह गया था कि ओमकार नाथ ठाकुर ने 1954 तक यूरोप में प्रदर्शन किया और 1955 में पद्मश्री और 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ उन्हें। वो 1963 में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें 1963 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 1964 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1954 में दिल का दौरा पड़ने के बाद जुलाई 1965 में उन्हें स्ट्रोक हुआ, और जिससे वे अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों के लिए आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए थे।
तो ऐसे महान जो संगीतज्ञ हैं उनको हम नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल। और वो कभी कहीं जाते नहीं, वो हमारे बीच में ही रहते हैं। उनका संगीत हमें उनकी याद हमेशा दिलाता रहता है। बिल्कुल दिलाता रहता है। और मौसी जी, हमारे श्रोता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज कथा सुधा की। बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं बूढ़ी काकी प्रेमचंद की कहानी का दूसरा भाग। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज प्रस्तुत है इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। बर के माथे तिलक भला तो है, बर के माथे तिलक भला तो है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। जिस स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। वो उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। आइए अब सुनते हैं कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को कोई करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, पिताजी जाने क्यों ऐसा कर रहे। हम लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं देते। बेचारी काकी, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो
क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वो स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए। हाँ, और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम जाने। क्या खाऊं, कैसे खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुध न ले। क्या अकेले मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा है इनका? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती। न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखाऊं, क्यों दिखावे? अरे मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ बस। और कुछ है? और इस पर ये हाल ऐसा लगता है न मैं कुछ सुनती हूँ न बूझती हूँ। अरे आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि काकी
अभी लोग खाना खा रहे हैं। फिर आना काकी कह सकता था ना, उसने मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी हैं उन्हीं पूड़ियों के लिए। इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ना दी तो अब क्या देंगे? चुप रहूं तभी भलाई है मेरी। हाँ, संतोष तो करना पड़ेगा। नी लंबी रात कैसे कटेगी? ये विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी, ए काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियां लेकर आई हूं। हाँ पूड़ियां। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, अरे लाडली बिटिया, हाँ? आओ आजा बेटा, यहाँ बैठ। ये पूड़ियां लाई है? हाँ? बिटिया लाडली तुम्हारी अम्मा ने दी है? हाँ? नहीं काकी, तुम खाओ ना, ये मेरे हिस्से की है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पुड़िया, अरे नरम, कितनी अच्छी पुड़िया है, बहुत स्वादिष्ट, कितनी नरम, लाल आए पुड़िया। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। लाडली ने पूछा, काकी कैसी लगी पूड़ियां? पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इस थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। लाडली बिटिया जाकर पूड़ियां है ना अम्मा से जरा और मांग ला, थोड़ी सी और दिया, बहुत बढ़िया बनी। हाँ जा। अरे काकी, अम्मा सोती हैं, तुम तो जानती हो, जगाऊंगी तो मारेंगी। हाँ। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली,
बिटिया, बिटिया, मेरा हाथ पकड़ कर, हाँ पकड़ लिया हाथ, वहां ले चल, चल वहां जा। मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है, ले चल, वहां ले चल। हाँ। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, शुद्धातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। अरे दही कितना स्वादिष्ट था। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी है। खस्ता, अरे खस्ता कितना सुकोमल। और ये चटनी बहुत स्वाद। लाडी, ए बिटिया, बहुत बहुत स्वाद। अरे दही, रायता, रायता दे, रायता दे। हाँ। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। घर की बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, उफ, कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बहुत बड़ी, बहुत भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे
इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी? केवल इसी कारण तो वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वो परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, ओ काकी उठो ना, भोजन कर लो। काकी, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा नहीं मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। काकी। हाँ, रूपा बिटिया, हाँ, भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी हुई स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार: सूत्रधार जी श्याम, बूढ़ी काकी रेणु चतुर्वेदी, रूपा राजश्री त्रिवेदी, लाडली नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। भाई तो कहानी तो बड़ी अच्छी लगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल अच्छी लगी होगी। और मौसी जी, हमारे श्रोता जो हैं वो लिख भेज रहे हैं कि भाई पैरों की देखभाल कैसे करें। तो बारिश का मौसम जितना सुहाना और आनंददायक होता है, उतनी ही स्वास्थ्य एवं सौंदर्य समस्याओं को लेकर आता है। इस मौसम में कई बार आपके पैर भी खराब होते हैं। अपने पैरों को रोजाना दिन में 3 बार अवश्य धोएं। बारिश के पानी से पैरों पर फंगल इन्फेक्शन का होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। इन्फेक्शन पैरों की स्किन को नुकसान पहुंचाता है। बरसात में पैरों की समस्याओं से बचना है तो स्किन के साथ ही पैरों की देखभाल भी जरूर करें। और एक और छोटा सा संदेश कि मानसून में बाहर से आने पर भीगे जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर ना आए, बल्कि घर के बाहर ही जूते चप्पल और मोजे उतार कर आए। पैरों को अच्छी तरह से साबुन से साफ करें। अगर पूरे दिन आपके पैर पानी में रहे हैं तो गुनगुने पानी में नमक डालकर कुछ देर पैरों को इसमें डुबो कर रखें। इसके बाद पैरों को पोंछकर अच्छी तरह सुखा लें। मैंने बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह उनके मैसेज को, संदेश को पढ़ लिया है। बिल्कुल, हाँ, हमारे श्रोता भी समझ गए होंगे। और हमारे श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि पैरों को धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लें। सरसों के तेल में कपूर डालकर पैरों की मालिश करें। 2 उंगलियों के बीच में कपूर मिले तेल को लगाएं। फंगल बैक्टीरिया का अटैक यहाँ पर ज्यादा होता है। अगर पानी का प्रभाव पैरों में है तो एंटी फंगल क्रीम लगाकर सरसों का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है। और बारिश के मौसम में इन्फेक्शन होने का खतरा क्योंकि ज्यादा होता है, तो इस मौसम में हाथ और पैर दोनों के नाखूनों को छोटा रखें। उनमें जमी गंदगी को साफ करते रहें। अगर इस गंदगी को उसी वक्त साफ न किया तो ये जमा होती रहती है। इन्फेक्शन के साथ ही ये आपके नाखूनों की खूबसूरती भी खराब कर सकती है। ये हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। क्या बात है। तो भाई इस तरह से हम अपने पैरों का ख्याल रख सकते हैं। हमारे कुछ श्रोता ने लिखा है कि जूते चप्पल और मोजे उतार कर आए। पैरों को अच्छी तरह से साबुन से साफ करें। अगर पूरे दिन आपके पैर पानी में रहे तो गुनगुने पानी में नमक डालकर कुछ देर पैरों को इसमें डुबो कर रखें। बाद में पैरों को पोंछकर अच्छी तरह सुखा लें। यानी कि सूखा होना जरूरी है। तो एक गीत सुन ले। जरूर जरूर।
सखी सहेली में वक्त हो चला है विदा लेने का, तो मैं रज्जो मौसी और मन्नो बहुरिया को कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।